गांव रामपुर के छोटे से घर में सुनील और उसकी पत्नी कविता रहते थे। दोनों मेहनती थे, पर गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुनील रोज खेत में मजदूरी करता और कविता घर घर सिलाई का काम करती। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनका बेटा आदित्य। आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का बड़ा होकर जरूर परिवार का नाम रोशन करेगा। कविता हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, हमें भले ही सुख सुविधा न देना, लेकिन मेरे बेटे के सपनों को पंख जरूर देना। आदित्य ने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं पूरे जिले में टॉप करके पास की। गांव वाले उसे गांव का सितारा कहकर बुलाने लगे, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। आदित्य को दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। फीस, किराया, किताबें, ये सब उनके लिए बहुत बड़ा बोझ था। सुनील और कविता ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। सुनील रात भर ईंट भट्ठे पर काम करने लगा। कविता ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना सिलाई बढ़ा दी। आदित्य ने जाते समय माँ बाप के पैर छुए और कहा, मैं कसम खाता हूँ माँ, पापा, आपके सारे सपने पूरे करूंगा। दिल्ली की चकाचौंध ने आदित्य की जिंदगी बदल दी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बड़े शहर की रंगीनियां उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसके नए दोस्त ब्रांडेड कपड़े पहनते, महंगी गाड़ियों से चलते। शुरू में आदित्य को अजीब लगता, पर धीरे धीरे उसने भी उसी दुनिया में कदम रख दिया। उसे नौकरी मिली, अच्छी सैलरी भी, लेकिन अब गांव के पुराने घर, मिट्टी की खुशबू और माँ बाप की थकी मुस्कान उसे बोझ लगने लगी। गांव में सुनील और कविता हर दिन बेटे का इंतजार करते। फोन पर आदित्य का जवाब अक्सर छोटा और व्यस्त होता, हाँ माँ, सब ठीक है, काम बहुत है, बाद में बात करता हूँ। कविता फोन रखते ही आंसू पोंछ लेती और सुनील से कहती, बेटा बड़ा शहर में है, काम में डूबा है, ठीक ही कहता है। पर उनके दिल को अंदर से कसकती हुई चुप्पी चुभती रहती। दूसरी तरफ आदित्य अब एक कंपनी में मैनेजर बन चुका था। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाने लगा। नए कपड़े, नई गाड़ियां, नए रिश्ते। गांव के मिट्टी के घर की तस्वीरें उसके दिमाग से धुंधली होती जा रही थीं। एक दिन गांव से खबर आई कि सुनील बीमार हो गया है। कविता ने आदित्य को फोन किया, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार है, अगर हो सके तो आजा। आदित्य उस वक्त ऑफिस मीटिंग में था। उसने झुंझलाकर कहा, माँ, ये सब तो चलता रहता है, डॉक्टर को दिखा दो, मेरे पास अभी छुट्टी नहीं है। कविता के हाथ कांप गए। उसने फोन रखा और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ी। उसने मन ही मन कहा, क्या यही वो बेटा है जिसके लिए हमने सब कुर्बान कर दिया। समय बीतता गया। सुनील धीरे धीरे कमजोर होता गया। वह अक्सर कहता, कविता, मुझे तो कोई गम नहीं, बस आखिरी बार अपने बेटे को देख लूं। उधर आदित्य अब दिल्ली में अपने बॉस की बेटी रिया के करीब आ चुका था। रिया आधुनिक, अमीर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने साफ कह दिया, आदित्य, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे उस गांव और वहां की गरीबी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आदित्य ने पल भर को माँ पापा का चेहरा याद किया, लेकिन अगले ही पल चमक दमक वाली जिंदगी का ख्याल आते ही उसने चुप्पी साध ली। एक रात कविता ने फोन किया, बेटा, अब की बार होली पर आ जाना, तेरे पापा की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। आदित्य ने बहाना बना दिया, माँ, प्रोजेक्ट चल रहा है, इस बार नहीं आ पाऊंगा। फोन करते ही कविता की आंखें छलक पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मैंने तो सोचा था बेटा मेरा सहारा बनेगा, पर अब लगता है कि बेटा हमें भूल ही गया। कुछ महीनों बाद गांव से फिर खबर आई, सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर कविता टूट गई। उसने कांपते हाथों से आदित्य को फोन किया, बेटा, तेरे पापा चले गए। फोन के उस पार कुछ पल चुप्पी रही। फिर आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आप हिम्मत रखना, मैं कोशिश करूंगा आने की। लेकिन आदित्य नहीं आया। वह उस दिन भी अपनी ऑफिस पार्टी में व्यस्त था। कविता ने अकेले ही अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी। उस दिन उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे असहाय स्त्री बन गई हो। सुनील के जाने के बाद कविता का जीवन एकदम सूना हो गया। वह पूरे दिन घर के कोने कोने में पति की यादें ढूंढती रहती। रात को अक्सर चौखट पर बैठ जाती और कहती, काश आदित्य आकर अपने पापा को एक बार देख लेता। गांव के लोग उसके पास आते, उसे ढांढस बंधाते, पर दिल के अंदर की खाली जगह कोई भर नहीं पा रहा था। आदित्य अब भी शहर की रंगीनियों में डूबा था। उसे माँ का अकेलापन समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, कभी कभी पैसे भेज देता और समझ लेता कि उसने बेटा होने का फर्ज पूरा कर दिया। कुछ साल बीते। आदित्य की शादी रिया से हो गई।
दिल्ली में उसका बड़ा फ्लैट था, गाड़ी थी, नौकरी थी, सब कुछ था। लेकिन माँ का आशीर्वाद नहीं था, क्योंकि रिया को गांव आना पसंद नहीं था और आदित्य भी अब शहर की चकाचौंध में पूरी तरह खो गया था। कविता धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। वह रोज मंदिर जाती और भगवान से यही कहती, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, वह कभी तो मुझे याद करे। एक दिन आदित्य ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। रिया ने हंसते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारी माँ अगर यहाँ रहने लगी तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। वो गांव की औरतें बड़े बोझ जैसी होती हैं। ये सुनकर आदित्य को चुभन हुई। पहली बार उसे माँ का झुर्रियों भरा चेहरा याद आया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी माँ मेरे लिए बोझ है, या मैंने ही उसे बोझ समझ लिया। उस रात वह करवटें बदलता रहा। सुनील की यादें, माँ के आंसू, पिता की चिता, सब उसकी आंखों के सामने तैर गए। अगले दिन आदित्य ने ऑफिस से छुट्टी ली और अचानक गांव जाने का फैसला किया। करीब 5 साल बाद वह अपने घर पहुंचा। घर का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। कभी चहल पहल से भरा आंगन अब वीरान था। दीवारों पर दरारें थीं और आंगन में अकेली माँ तुलसी के पास बैठी रो रही थी। कविता ने उसे देखा और पल भर को ठिठक गई। फिर बोली, तू आ गया बेटा। आदित्य माँ के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, पापा को भी खो दिया। मेरी गलती है माँ। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, देर से सही, पर तू आया तो। आदित्य ने माँ के साथ कुछ दिन गांव में बिताए। वह देखता कि माँ कैसे छोटी छोटी चीजों में खुद को ढूंढती है। एक थाली, एक पुराना संदूक, पिता की तस्वीर, सब में यादें भरी थीं। वह हर रात सोचता, काश मैंने पहले ही माँ की कदर की होती, पापा को अकेला न छोड़ा होता। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें सब बयां कर देती थीं। आदित्य ने फैसला किया कि अब वह माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह माँ को दिल्ली ले जाना चाहता था, लेकिन कविता ने कहा, नहीं बेटा, मुझे इस घर से, इस गांव से मोह है। अगर तुझे मेरी सेवा करनी है तो यहीं रहकर कर। आदित्य ने ठान लिया कि अब वह गांव और माँ दोनों की सेवा करेगा। उसने नौकरी छोड़कर गांव में ही एक छोटा स्कूल खोलने का संकल्प लिया, ताकि गांव के बच्चों को वही तकलीफ न झेलनी पड़े जो उसने झेली थी। धीरे धीरे आदित्य का जीवन बदलने लगा। वह अब माँ का सहारा बन गया था। गांव वाले भी उसे इज्जत देने लगे। एक दिन माँ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मैं चैन से जी सकती हूँ। आदित्य ने सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, पापा, मुझे माफ करना। मैंने देर से सही, पर रिश्तों की कीमत समझ ली है। गांव में स्कूल खोलने का काम आसान नहीं था। आदित्य ने अपनी बचत लगाई और पुराने पंचायत भवन को ठीक कराया। गांव के लोग पहले हैरान थे, ये वही आदित्य है न, जिसने हमें भुला दिया था। लेकिन धीरे धीरे लोग उसका साथ देने लगे। बच्चे उत्साह से पढ़ाई के लिए आने लगे। आदित्य खुद दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता। कविता रोज आंगन में तुलसी के पास बैठकर भगवान को धन्यवाद देती, हे प्रभु, मेरा बेटा अब सही राह पर चल पड़ा है। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले बच्चे मजदूरी करने जाते थे, अब वे पढ़ाई करने स्कूल आने लगे। आदित्य का सपना था कि हर बच्चा पढ़ लिखकर अपनी किस्मत खुद लिख सके। एक दिन गांव की सभा में आदित्य खड़ा होकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों की कीमत देर से समझी, लेकिन अब चाहता हूं कि ये गांव का कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर न हो। हम सब मिलकर अपने गांव को बदल सकते हैं। गांव वालों ने तालियां बजाईं। कविता की आंखों से गर्व के आंसू झलक पड़े। एक शाम आदित्य माँ के पास बैठा था। कविता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरे पापा आज अगर होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप ही मेरी दुनिया हैं, आप ही मेरी ताकत। कविता मुस्कुराई और बोली, यही तो असली दौलत है बेटा, रिश्तों की दौलत। 1 साल बाद आदित्य का पुराना बॉस गांव आया। उसने आदित्य से कहा, तुम्हारी काबिलियत देखकर हमें अफसोस है कि तुमने नौकरी छोड़ी। अगर चाहो तो अभी दिल्ली चलो, हम तुम्हें 2 गुनी सैलरी देंगे। आदित्य पल भर चुप रहा, फिर माँ की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने पिता की चिता, माँ के आंसू और गांव के बच्चों की मासूम मुस्कान घूम गई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं सर, मैंने दौलत कमाने की दौड़ छोड़ दी है। अब मैं रिश्ते और समाज बनाने में ही सुख पाता हूँ। गांव का स्कूल अब जिले में मशहूर हो गया। बच्चों ने प्रतियोगिताओं में इनाम जीतना शुरू किया। गांव के लोग गर्व से कहते, ये सब हमारे आदित्य की मेहनत है।
कविता अब चैन से सो पाती। हर सुबह आदित्य उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। वह मुस्कुराकर कहती, अब लगता है मेरी जिंदगी सफल हो गई। आदित्य को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने जो गलतियां की थी वही उसकी सबसे बड़ी सीख बनी। अगर वह माँ बाप से दूर न होता तो शायद रिश्तों का असली मोल कभी न समझ पाता। गांव के बच्चे अब उसे गुरुजी कहते और आदित्य जब भी उनके बीच पड़ाता तो मन ही मन सोचता, काश पापा आज होते तो ये सब देखकर मुस्कुरा देते। एक दिन गांव के मंदिर में बड़ा आयोजन था। आदित्य ने बच्चों से भजन गवाए। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। कविता सबके बीच खड़ी होकर बोली, आज मेरा बेटा मुझे ही नहीं इस पूरे गांव को सहारा दे रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पति की आत्मा भी आज शांति पा गई होगी। आदित्य ने मां के आंचल में सिर छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आदित्य ने जीवन का असली सत्य समझ लिया। दौलत, पद और शोहरत सब व्यर्थ हैं अगर अपने रिश्ते साथ न हों। माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब उसका हर दिन माँ की सेवा और गांव के बच्चों की पढ़ाई में बीतता। लोग कहते, वक्त ने इसे बदला, लेकिन अब यह वक्त दूसरों की जिंदगी बदल रहा है। कविता अक्सर मुस्कुराते हुए कहती, मेरे बेटे ने आखिरकार रिश्तों का असली मोल समझ लिया। आदित्य हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, पापा, अब मैं आपके सपनों के मुताबिक जी रहा हूँ। कहानी का संदेश, माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसे और शानो शौकत से कभी भी असली सुख नहीं मिलता। रिश्तों की कीमत समझकर ही इंसान जिंदगी की असली जीत पाता है।